हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जो मैंने लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको थियरीज काफ़ी सारी बताई, जो मोल कंसेप्ट की जो बेसिक थियरीज हैं, इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट, एटॉमिक मास कैसे ढूंढते हैं, वो सारी थियरीज बताई। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी किए। आज मैं आपको कुछ जेई मेन जो एग्जाम पैटर्न है उस पर अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होता है, कितने टाइम आपको क्वेश्चन में देने होंगे, कैसे थ्योरी का यूटिलाइजेशन करना होगा, आई विल डिस्कस एवरीथिंग क्लियर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। सो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन आंसर राउंड। लुक एट व्हाट इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार स्टडी कर लो अच्छे तरीके से बच्चों। इट इज गिवन हियर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl should be added to 2 molar 750 ml HCl to get 1 liter of 3 molar HCl। 1 लीटर 3 मोलर HCl को बनने के लिए हमें कितना वॉल्यूम 6 मोलर HCl चाहिए। पहले मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन बता दूं, देन विल डिस्कस वन बाय वन। डिटेल सॉल्यूशन क्या है, देखो आपने एक रूल पढ़ा था, मैंने बताया था M1V1, याद आया, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। M2V2 इज इक्वल टू MrV1 प्लस V2। यस सर, बिल्कुल हमने ऐसा किया था। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि M1 क्या है, तो आप देखो M1 मैंने माना 6 और V1 हमें नहीं पता, मैंने मान लिया इसको X। M2 हमारे पास क्या गिवन है, 2 मोलर, और इस ये कितना है V2 750। क्या 750 को मैं लीटर में चेंज कर लूं, 750 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू MR कितना है 3 मोलर, और V1 प्लस V2 बोला है 1 लीटर, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1 लीटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इसको मैंने कैंसिल किया तो 3/4 की वैल्यू आ गई। वेट फॉर अ मोमेंट, 3/4 की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं इसको 2 2 ज़ा 4। सो व्हाट वी गेट हियर, 6x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 एंड 6x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। एम आई राइट? यस सर। देन अगेन what I writing here, 6x is equal to 3 to 6 minus 3/2. Okay, and x is equal to 3/2 divided by 6। तो क्या हो जाना है 1/2, यानी x is equal to क्या आ गया 1.4 लीटर, यानी 0.5 लीटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बिल्कुल ये डिटेल सॉल्यूशन है। जो हमारा आंसर हो जाना है वो क्या हो जाना है, ए ऑप्शन, दैट इज 0.5 लीटर। क्लियर टू यू? यस सर, बिल्कुल सही है। अब अगर आपके पास, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता कि हम इन कैलकुलेशंस को बहुत बार बार सॉल्व करें, तो हमें एस्टिमेट करना आना चाहिए। हाउ टू एस्टिमेट, लुक एट दिस, मैं इसे रब कर दूं, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, इज वेरी सिंपल। तो जो इस क्वेश्चंस को जो एस्टिमेट करना है वो कैसे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, देखो इस चीज को। अब आपसे क्वेश्चंस में कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl शुड बी एडेड टू 2 ml 750, यानी V2 तो आपको पता है 750 गिवन है, हम देख लिए, टू गेट 1 लीटर ऑफ 3 मोलर, यानी आपको यहां दिया हुआ है 1 लीटर, यानी जो मिक्सचर का वॉल्यूम है, यानी V1 प्लस V2 आपका क्या है 1 लीटर है। तो जिसमें से V2 आपको पता है 750, तो V1 कितना होगा 250 ml ही तो होगा, तुरंत हो गया, यानी 0.5 लीटर, 25 लीटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं ऐसे रब करता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है एक बार पढ़ लो इसको। 1 ग्राम ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड when completely acted upon Mg, माना मोनोबेसिक एसिड है HX, ये Mg के साथ कंबाइन किया, ठीक है, तो आपका क्या बन गया MgX2 लिखा हुआ है, देखो MgX2, और साथ में क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बैलेंस कर दूं तो 2HX बोलता है कि Mg गेव 1.301 ग्राम, क्या देता है 1.301 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, Mg सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो कहता है कि भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बनाओ, इसका हमें ढूंढना है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस करके पूरा आगे बढ़ूं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास ओनली 1 मिनट है, जिसमें से आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, बबल भी करना है, और आपको सॉल्यूशन भी ढूंढना है, ठीक है, यानी आपके पास ओनली 30 सेकेंड है सॉल्यूशन के लिए। देन व्हाट विल यू डू?
तो इस क्वेश्चन को मैंने एस्टिमेट किया और बहुत इजी तरीके से एस्टिमेट किया। देखो समझ में आना चाहिए, लिखा हुआ है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब तो आपको समझ में आ गया, जो एसिड है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ओनली 1 होगी, यानी उस एसिड में एक ही H होना है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर एक ही H होना है तो वो एसिड या तो HCl होगा या तो HNO3 होगा। पहले हमारे दिमाग में ये आ जाता है, समझना मेरी बात, बहुत इजीली, क्योंकि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हो सकता है H2SO4 भी हो जाए, क्योंकि भैया 2 हाइड्रोजन भले ही हो लेकिन बेसिसिटी तो 1 भी हो सकती है, या H3PO4 या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने मेरे दिमाग में आया कि भैया मोनोबेसिक एसिड है तो HCl है, पहले मेरे दिमाग में आ गया ये HNO3 है। अब आपको पता है HCl का अगर मॉलिक्यूलर मास मैं बोल दूं तो होता है 36.5 और इसकी बेसिसिटी ओनली 1 होती है। तो इक्विवेलेंट मास अगर कोई आपको लिखने बोले HCl का तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n, n मतलब बेसिसिटी क्या होगी 36.5 अपॉन 1 यानी 36.5। यस, और HNO3 की अगर मैं बात करूं तो HNO3 में अगर मॉलिक्यूलर मास देखूं तो हाइड्रोजन का होता है 1 और नाइट्रोजन का होता है 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 48, तो 15 प्लस 48 अराउंड आपका हो जाता है 63। यस, तो 63 और बेसिसिटी 1, तो इक्विवेलेंट मास HNO3 का हो गया 63। उसी तरह से H2SO4 का भी मैं ढूंढ लूं, अगर बेसिसिटी 1 मान लूं तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 98 और 2 मान लूं तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। अब मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं, कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, कहां मैंने इस एस्टिमेशन से मेरी एग्जैक्ट आ गया, ये देखो 36.54 एग्जैक्टली यहां वैल्यू आपको टच कर रही है। तो हमें ज्यादा बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम बैलेंस इक्वेशन के साथ बढ़ेंगे तो mg का हमें लिखना कितना मोल कंज्यूम होता है, 2 मोल से 1 मोल बने, देन mgx2 का नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आता ही है आपको, गिवन मास अगर मैं लिख दूं ऐसे 1.301 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, mg का तो 24 होता है और इसको मैंने मान लिया m-1 इंटू 2। क्लियर? इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट बैलेंस होना होगा और बड़ा सा इक्वेशन बनता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर हम एस्टिमेट कर दें ऐसे क्वेश्चनों में तो हमारा आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विदाउट आपका टाइम कंज्यूमिंग, एकदम इजी समय में। देखो 36.5, क्योंकि क्वेश्चन खुद कहता है मैं मोनोबेसिक एसिड हूं, तो आप चेक करके देख लो ना भैया क्यों जाना है, और कहता है इक्विवेलेंट मास तो डायरेक्टली हम ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज एस्टिमेशन, अदरवाइज कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। क्लियर टू यू? यस, तो मैं इसे रब कर दूं? यस सर, डेफिनेटली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। आपको हमेशा क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट रखनी होगी, तभी आप, क्योंकि सारे बच्चे टैलेंटेड, यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड और आपके पास नॉलेज भी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट वहां पे टाइम जो होता है ना वो काफी कम होता है। तो उतने कम समय में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट्स अ मैटर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 एंड C14 इज 98 एंड 2%, यानी कहता है कि भैया जो C12 है ना वो कितने परसेंट है, 98%, बहुत अच्छी बात है, और C14 जो है वो कितने परसेंट है, 2% है गिवन। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है देन द नंबर ऑफ C14 एटम इन 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, बोलते हैं कि C14 के कितने एटम होंगे 12 ग्राम कार्बन में। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। चलो अब आपको पता है ये 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, इसके एक के 98 और दूसरे के क्या है 2%। तो हम अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास ढूंढें तो आपको पता है क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या आप खुद ही कर लोगे। आपको पता है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, 98 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं 100, यही तो रूल है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो मेरा जो एटॉमिक मास आएगा ना वो 12 ग्राम ही आएगा। चलो आपके एवरेज एटॉमिक मास 12 ग्राम ही आए और आपसे पूछा है कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ C4 एटम्स कितने होंगे। बहुत आसान है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, आपके गिवन मास कितने आए हैं 12 ग्राम, और ये मास कितना है, ये भी 12 है। आपका जो आपका मास है 12 ग्राम कार्बन और आपके एटॉमिक मास कितना है 12, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब इसमें
कार्बन के जो है C14 कितने परसेंट हैं, 2% है। तो जल्दी बता दो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 इज इक्वल टू क्या होगा, 2%, यानी 2/100 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये 2 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कितने, 2 × 6.022 इंटू 10⁻21, यानी हो जाएगा आपका 12.044 इंटू 10⁻21। इसी को हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, जो आपकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻22, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं है। अब मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूं। क्या इतना करने की भी जरूरत है? नहीं। कार्बन 12 कितना, 98%, कार्बन 14 कितना है, 2%। ये तो आपके दिमाग में आ गया भैया, ये तो आइडल सिचुएशन है। और एवरेज कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12.011 के आसपास होता है। तो यानी जो एटॉमिक मास है वो कार्बन का बिना सॉल्व किए 12 तो आना ही आना है। और क्वेश्चन में पूछा है तुम्हारे गिवन मास भी कार्बन के कितने हैं, 12 ग्राम है। यानी कान को उसने पलट के, मतलब ऐसे बिल्कुल घुमा के पकड़ा, 12 ग्राम आपके कार्बन के मास में कितने पूछा है, और आपके एटॉमिक मास जो होता है वो भी 12 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे भैया, 1 ही तो होंगे। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। उसमें से कार्बन 14 कितने परसेंट है, ओनली 2%। तो कार्बन 14 के एटम्स कितने होंगे, 2/100 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होगा। तो ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम तो डायरेक्ट ही इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर थोड़ी सी कमांड है। देखो दिया हुआ है भैया, ये तो जनरल कंडीशन है। तो जनरल कंडीशन में एटॉमिक मास थोड़ी बदलता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता क्या, 12, और तुम्हारे पास कितने गिवन मास है, 12 ग्राम। 12/12 मोल्स कितने हो गए, 1 मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23। बिना पेन एंड पेपर के कैसे सॉल्व करें? तब आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में C14 के कितने हैं। तो भैया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में ओनली 2% C14 है। तो कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 का 2% क्या होता है, सॉल्व कर लो, यही तो होता है ए ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या है क्वेश्चन, देयर आर 2 आइसोटोप्स। अच्छा, 2 आइसोटोप्स हैं एलिमेंट के, और वो जो एलिमेंट का एवरेज जो एटॉमिक मास है वो है Z। हेवियर वन, माना कि जो एक हेवियर वन है, 2 आइसोटोप्स हो गया, मान लिया एक आइसोटोप्स है X और दूसरा आइसोटोप्स है Y, और मैंने मान लिया कि भैया ये हेवियर है, ये क्या है आपका हेवियर है, और ये आपका लाइटर है। तो हेवियर का जो एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है Z+2, और जो लाइटर का एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है Z-1, और इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो भी दिया हुआ है। समझो, एवरेज एटॉमिक मास वो भी गिवन, इट इज गिवन हियर, दैट इज Z। बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कहता है कि बोलो कि लाइटर वन का कितना परसेंटेज है, लाइटर वन का कितना परसेंटेज है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास, यही तो होता है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, लाइटर वन मैंने मान लिया Z-1, ठीक है, इसका परसेंटेज, यही परसेंटेज मैंने मान लिया कि भैया इसका परसेंटेज है लाइटर वन का M और हेवियर वन का कितना है N। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो लिखोगे Z-1 इंटू M प्लस, फॉर्मूला पता है, हेवियर वन Z+2 मल्टीप्लाई N डिवाइडेड बाय क्या होगा, जल्दी बता दो, M+N, और M+1 आपको पता है क्या है, टोटल 100% होगा। अगर M इसका परसेंट है तो इसका परसेंट N मतलब क्या, 100 माइनस M, यही तो होता है। क्या लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो भैया हमें M एक ही हमें अननोन रखना होगा, तो मैंने लिख दिया कि Z-1 इंटू M प्लस Z+2 इंटू 100 माइनस M अपॉन 100। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बार बार कह रहा हूं, लेट द abundance of lighter one
लाइटर वन इज m%। ठीक है, लाइटर वन का कितना है m%, लिख दिया मैंने यहाँ पे m%। तो हेवियर वन मतलब n को माना था तो n मतलब कितना परसेंटेज हो जाएगा, लिख दो 100 माइनस m%। क्या कोई प्रॉब्लम, सारा डेटा पता है। एवरेज एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास इनटू एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्वेश्चन में पूछा है एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है z इज इक्वल टू, ये 100 इधर आ गया, 100 z इज इक्वल टू z माइनस 1 इंटू m प्लस z प्लस 2 इंटू 100 माइनस m। क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। m के लिए आपको z के टर्म्स में आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, m को z के टर्म्स में आपको सॉल्व करना है। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देख लो, फिर से मैं बता देता हूं, हड़बड़ी की कोई बात नहीं। माना कि दो आइसोटोप्स हैं x एंड y, एक ये हैवियर है, इसका एटॉमिक मास Z+2 दिया हुआ है, लाइटर का Z-1 गिवन है। ठीक है, अब लाइटर का बोलता है परसेंटेज एबंडेंस बताओ, तो मैंने मान लिया कि लाइटर का जो एबंडेंस है वो m% है, तो हैवियर का क्या होगा 100 माइनस m परसेंटेज मतलब मैंने माना कि इसका 20% है, तो इसका क्या होगा 100 माइनस 20 80%। चलो, और एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है z, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एबंडेंस प्लस मास मल्टीप्लाई एबंडेंस, मास मल्टीप्लाई एबंडेंस प्लस मास मल्टीप्लाई एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू z। इक्वेशन को मैंने लिख दिया। क्या इस इक्वेशन को हम m के लिए सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z? जब m के लिए सॉल्व कर देंगे यू विल गेट द आंसर। तो आपकी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी 66.6%। चलो मैं अब इस क्वेश्चन को रब करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कोई मैं ज़्यादा एस्टिमेशन नहीं लगा सकता, इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एस्टिमेट किया जा सकता है। लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विथ 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl। ओके, तो आप लिखो CaCO3, पहले रिएक्शन लिख लो, HCl के साथ ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनता है इस रिएक्शन के साथ, CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस CO2। क्या मैं बैलेंस कर लूं एक बार? बिल्कुल मैंने बैलेंस कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो अब क्वेश्चन में पूछता है व्हाट वुड बी द वेट ऑफ CO2 लिबरेटेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद CO2 का कितना वेट होगा, यही तो है। बहुत अच्छी बात है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। जब समय 0 था तो 1 मोल थे, 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं जल्दी बता दो। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 100 ग्राम, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी शुरू में इसके 1 मोल थे। बहुत अच्छा, गुड। अब HCl के क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, लेकिन दूसरी वैल्यू दी हुई है, आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी 1 है और वॉल्यूम 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और ये आया 1 के बराबर, यानी जो आपका गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो आपका गिवन मास किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास के बराबर है। और आपको पता है HCl का इक्विवेलेंट मास क्या होता है 36.5 ग्राम, तो आपका गिवन मास क्या हो गया 36.5 ग्राम। तो जल्दी बता दो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 36.5 यानी 1 मोल। इतना घुमा फिरा के मैं नहीं बताना चाहता था, बट फिर भी अगर आप जानो, अगर यहाँ दिया रहे 1 लीटर 1 नॉर्मल HCl यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यह भी इसके इनिशियल मोल कितने थे 1 मोल थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है यहां रूल से देखो, 1 मोल CaCO3 को 2 मोल HCl चाहिए, यानी डेफिनेटली HCl क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसा एजेंट है जो डिसाइड करेगा CO2 का। तो चलो आप देख लो बहुत अच्छे तरीके से, 1 मोल HCl से, ऐसे बनाओ इसको देखो, 2 मोल HCl से कितने मोल Cl2 बने,
1 मोल CO2 बने, देखो बैलेंस में। अच्छा, तो आपसे पूछा जाए 2 मोल मतलब क्या, 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl से कितने मोल, 1 मोल CO2 में कितने बनेंगे, 44 ग्राम CO2 बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास है कितना, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपने देखा 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बने, और लेकिन हमारे पास कितने मोल है भैया, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने, 36.5 ग्राम। तो बोलो 36.5 ग्राम HCl से कितने CO2 बनेंगे। तो बहुत आसान है, 36.5 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36.5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 22। तो कितने ग्राम बनेंगे जल्दी बता दो, 22 ग्राम CO2 बनने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इतना कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, इतना नहीं करना, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। आप इसको रब कर दो, इतने सारे कैलकुलेशन को आप तुरंत एस्टिमेट कर लो। इक्वेशन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इक्वेशन लिख दो, बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। आप देख रहे हो 2 मोल से 1 मोल CO2 बने, और आपके पास HCl के 1 मोल है, तो 1 मोल से कितने बनेंगे, हाफ मोल CO2। हाफ मोल CO2 का मास कितना होता है, सबको पता है 22 ग्राम होता है। खत्म बात, पेन एंड पेपर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिख दिए, हो गया। और इक्वेशन लिखने की भी बहुत जरूरत नहीं होती है। CaCO2 CaCO3 प्लस HCl इजी इक्वेशन है, इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यानी 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बनते हैं, तो हमारे पास 1 ही मोल है, तो हाफ मोल बनेंगे। हाफ मोल मतलब 22 ग्राम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, मैं इसको रब कर रहा हूं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेगमेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार, 1 मिनट बच्चों, मुझे लगता है काफी गंदा हो चुका है ये, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दें, 1 मिनट। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, calculate the number of Cl minus ion and Ca2 plus ion in 2 gram of CaCl2। अच्छा, अब आपको सबको पहले बता दूं, CaCl2 ब्रेक डाउन किस में होता है, Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस। यानी अगर मैं बात करूं 1 मॉलिक्यूल CaCl2 में कितने मॉलिक्यूल Ca2 प्लस के हैं, 1 आयन की बात करूं, 1 आयन, और इसमें कितने 2Cl माइनस आयन। बिल्कुल, अब आपसे पूछा 2 ग्राम में, 222 ग्राम में कितने होंगे। बहुत अच्छा, पहले तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 111 ग्राम। तो चलो आपके अकॉर्डिंग आपके पास कितने मोल्स हैं CaCl2 के, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी आपके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स आपके CaCl2 के आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और इनडायरेक्टली कहता है कि बोलो 2 मोल्स में Ca2 प्लस के कितने आयन होंगे और Cl माइनस के कितने आयन होंगे, यही तो होता है। अब आप देखो 111 ग्राम मतलब क्या, 1 मोल। 1 मोल CaCl2 में कितने मोल Ca2 प्लस के आयन है, 1 मोल Ca2 प्लस के आयन है, और कितने मोल Cl माइनस के आयन है, 2 मोल Cl माइनस आयन है, और ये क्या है 1 मोल Ca2 प्लस आयन है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। तो 2 मोल में कितने Ca2 प्लस आएंगे, तो बोलो 2 मोल CaCl2 में कितने मोल Ca2 प्लस आएंगे, 2 मोल Ca2 प्लस आयन आएंगे। कोई प्रॉब्लम, अच्छा 2 मोल CaCl2 में कितने मोल Cl माइनस के आएंगे, देखो 4 मोल Cl माइनस आयन के आएंगे क्या, देखो तो अच्छे तरीके से, बिल्कुल होंगे। 1 मोल में जब 2 मोल है तो 2 मोल में 4 मोल। अच्छा 1 मोल में कितने आयंस होते हैं, अगर आयंस की बात करूं, एटम्स की बात करूं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी एवोगेड्रो नंबर। और एवोगेड्रो नंबर का सिंबल क्या होता है, Na। तो बोलो 2 मोल CaCl2 में कितने आयंस होंगे, जल्दी बता दो। तो आयंस होंगे 2 इंटू NaCa2 प्लस आयन। लिख सकता हूं क्या, मोल को कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ आयंस में, और इसमें कितने लिखूंगा 4 इंटू NaCl माइनस आयंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा, 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर होते हैं ना, तो यानी Ca के कितने 2Na और Cl माइनस के कितने 4Na। तो Cl माइनस के क्या है 4Na और Ca2 प्लस के क्या है 2Na। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली बता दिया आपको अच्छे तरीके से। फिर से इसको एस्टिमेट कर सकते हो भैया, आपको पता है सीधा सीधा 2 ग्राम में CaCl2 के मोल निकाल दो, 2 मोल होते हैं, खत्म बात। आपको पता है CaCl2 ब्रेक होता है Ca2+ और 2Cl- में। 1 मोल से 1 मोल Ca2+ आयन मिलते हैं और 2 मोल Cl- आयन मिलते हैं। तो भैया 2 मोल से कितने मिलेंगे? 2 मोल Ca2+ आयन के और 4 मोल Cl- आयन के। तो आयन को, अब मोल को भैया आपको खत्म कर नंबर ऑफ आयंस में, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना। एकदम बिल्कुल एजम्पशन वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल एस्टिमेट कर सकते हो, इतना समय हम नहीं लगाते। बट मैं अभी आपको what I'm giving you a detailed solution, complete explanation. That's why I'm taking time. Otherwise during examination you do not need to use most of time in this type of question. Just estimate and solve the question, definitely you will get the exact answer. Now question number 7, look at what is given. फिर से मैं वही कह रहा हूँ, calculate the weight of iron which will be converted into its oxide. What is given here? Calculate the weight of iron. ये आयरन है, converted to its oxide when it is treated with water. water मतलब steam, इसी से। तो अब आपको पता है जब इससे रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? Fe3O4। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि इसमें दोनों ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बैलेंस कर दूं क्या मैं? बिल्कुल, काम तो यही खत्म हो गया। बैलेंस कर दिया 3Fe और यहाँ पे मैं लिख दूं 4 लिखूं क्या? क्योंकि ऑक्सीजन तो 4 है और यहाँ पे 4 लिख दूं, काम खत्म। तो बोलता है कि भैया आपको कितने ग्राम जो है आयरन चाहिए, यानी आयरन का वेट ढूंढना है। कोई प्रॉब्लम? देखो सिंपल सी बात है, और वाटर का दिया हुआ है कि 18 ग्राम, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन देख लो। आप क्या देख रहे हो? 4 मोल वाटर कितने मोल Fe से कंबाइन कर रहा है? 3 मोल Fe से कंबाइन कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? ये तो स्टैंडर्ड है। और 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 4 × 18 ग्राम वाटर कितने ग्राम से कर रहा है? 3 × 56 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास आयरन का क्या होता है? 56 होता है क्या? बिल्कुल। आपके पास कितने ग्राम है? 18 ग्राम है। तो बोलो 18 ग्राम H2O को कितने आयरन चाहिए? तो सॉल्व कर लो, 3 × 56 × 18। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं। डिवाइडेड बाय 4 × 18, बहुत अच्छी बात है। ये 18 कैंसिल, ये 14 में कट गया, 14 3 42 ग्राम ऑफ Fe। तो बताओ इस ऑक्साइड को बनने में कितने ग्राम Fe चाहिए होगा? 42। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये देखो, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 7 क्वेश्चन का आपने क्या आंसर ढूंढ लिया? ए ऑप्शन। क्लियर? आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसे रब करता हूं। इस सारे क्वेश्चन बिल्कुल एस्टिमेट कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल, बट इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आए तो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्या लिखा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितना है ड्रॉप ऑफ वाटर का? 0.04 ml, यानी V कितना दिया हुआ है? 0.04 ml। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। बोला है कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में। चलो वॉल्यूम कितना है? 0.04। डेंसिटी देखो कितनी दी हुई है? 1 ग्राम पर ml। सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? बिल्कुल। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बता दो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा क्या? डेंसिटी 1 × 0.04। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी जो मास आ गया वो कितना है? 0.04। यानी जो वाटर ड्रॉप है उसका मास कितना है? 0.04 ग्राम। खत्म। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? बिल्कुल, ड्रॉप नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास 0.04 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही तो होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। चलो अब सबको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वाटर की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल लिख दो। और आपके पास कितने मोल हैं? 0.04 अपॉन 18 मोल में कितने होंगे? वाह बहुत अच्छा। क्या लिखोगे? 0.04 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सर, ये आ जाएगा
100 नीचे, चलो 100 आ जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे, ये कैंसिल होगा क्या 2/9 में, तो क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10 टू दी पावर, ये 2 से 2 2 कट गया, 10 टू दी पावर 21 डिवाइडेड बाय 9। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो इतने होंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो आई होप सो इसकी वैल्यू आ जाएगी। एस्टिमेशन करते हैं, 9 1 जा 9 3, 9 3 जा 27, तो 1.3 के आसपास आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो आ जाएगा मेरा 1.338 इंटू 10 टू दी पावर 23। फिर से देख लो, 0.04 ml है, बिल्कुल। एक बार क्वेश्चन आप देख रहे हो, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 पॉइंट, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, मास क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 0.04 ग्राम। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डाल दिया। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतने 0.04, ये पॉइंट आ गया, नीचे कितने हो जाएंगे 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो 21, और 6 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, बिल्कुल 2 9 जा 18, सॉरी 6, 12.044 अपॉन 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1.338 इंटू 10 टू दी पावर 23। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल इजीली आपसे बन जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? ये सारे क्वेश्चंस आपको पेन एंड पेपर बिना यूज किए आपको बनाने हैं। मैं एक चीज बता दूं, आपको लगता है कि मोल कंसेप्ट, स्टोकियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो फिजिकल वाले पार्ट होते हैं उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो टफ होते हैं। नहीं बच्चों, कैलकुलेशन वो टफ नहीं देते, वो एक्चुअली जो डिजिट देते हैं वो एक दूसरे से लिंकअप होता है। तो लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा, आपको एस्टिमेट करके वो देंगे और आपको भी एस्टिमेट करते हुए आंसर लिखना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ूं। बिल्कुल, what is given here, calculate the molality of 3 molar solution of NaCl whose density is 1.25। देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन। या तो फॉर्मूला बना दो या तो जैसे मैं बताता हूं वैसे भी कर सकते हो। चलो, आपको पता है क्या दिया हुआ है, मोलारिटी 3 मोलर, अच्छा, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या समझना, 3 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या होता है, इस चीज को समझो। मींस 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है 1000 ml, मतलब 1 लीटर, बिल्कुल। अब आपको पता है डेंसिटी कितनी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो है, बिल्कुल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.25। मास हमें नहीं पता, मैंने मान लिया मास ऑफ सॉल्यूशन को x, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ जाएगा 100, ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1250 ग्राम। जो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया वो कितना आ गया 1250 ग्राम आ गया। काम कंप्लीट। चलो, अब आपसे पूछता है कि भैया आप मुझे बताओ कि जो मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो आपको पता है सॉल्यूशन का वेट कितना है 1250 ग्राम, और आप सबको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है, इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है क्या? बिल्कुल सर जी। चलो, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आपको पता है 3 मोलर, 3 मोल सॉल्यूट के हैं, और सॉल्यूट क्या है इसमें जल्दी बता दो, NaCl। तो आपको पता है 3 मोल सॉल्यूट का मास कितना होगा 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 3 इंटू 58.5 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा क्या? बिल्कुल सर। तो चलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1250 माइनस 3 इंटू 58.5। अच्छा, 3 इंटू 58.5 क्या होगा 5 3 15, 8 3 24, 1 25, 5 3 15 और 2 17, यानी 1250 माइनस 175.5, ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया क्या? बिल्कुल। अब आपसे पूछा मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। होता है क्या दादा? होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जल्दी बता दो, मैं इधर आ जाऊं, इस तरफ आ रहा हूं मैं। चलो, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1250 माइनस 175.5, क्या इसको सॉल्व कर लोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। ये लो मल्टी मोलालिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी व्हाट आई एस्टिमेट 2.79। डी ऑप्शन है। कैलकुलेशन आपके हाथ में कर लो। अब देखो ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट मुझे ये बताना जरूरी था, क्योंकि जो मोलर 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दैट्स द मेन थिंग। ये थोड़ा कभी कभी काम आ जाता है इसलिए। और अगर आपको फॉर्मूला पता है जो मैंने अपने लेक्चर में बताया था, अगर उस फॉर्मूला से करोगे तो और भी कम समय लगेगा। क्लियर टू यू? बिल्कुल बच्चों। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक मिनट। जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। 2 एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड। 2 एलिमेंट है x एंड y कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग 75.8% ऑफ x का परसेंटेज 75 है, तो डेफिनेटली है कि परसेंटेज ऑफ x आपका गिवन है भैया 75.8, तो डेफिनेटली है परसेंटेज ऑफ y क्या होगा 100 माइनस 75.8 होगा क्या दादा? बिल्कुल सर होगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। यानी जो परसेंटेज ऑफ y होगा वो 24.2% होगा। ठीक है, और अब एटॉमिक वेट जो x का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75, बहुत अच्छा, और y का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 16, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स, जो मोल्स ऑफ एटम्स हैं x के कितने होंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ना फॉर्मूला x टेंस टू y 75.8 डिवाइडेड बाय 75 टेंस टू 24.2 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 1.01 और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 1.5। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी रेशियो क्या हो जाएगा मैं बताऊं 1:1.5, और आपको पता है 1.5 फ्रैक्शन में है, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा x का 2 एंड y का क्या हो जाएगा 3। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, x2 y3। ज्यादा दिमाग लगा के मैंने नहीं किया, वो टेबल बना के मैंने नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 y3। तो क्वेश्चंस बनाने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, हर अप्रोच पे आपकी नजरें होनी चाहिए। अगर आपके अप्रोच सही है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। सो बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच करें, आई एम ऑलवेज हियर टू सर्व यू। सो इन क्वेश्चनों को एक बार घर से देखो, समय आ चुका है, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।